दोस्तों जैसा कि हम लोग पढ़ चुके थे, हम लोग यहाँ शुरुआत करना था विषाणु से, है ना। तो दोस्तों विषाणु के द्वारा जो होने वाले बीमारी होते हैं हम इनको थोड़ा देख लेते हैं। देखिएगा, इसमें सबसे पहले आता है विषाणु। एड्स से होता है। विषाणु किससे होता है? एड्स किससे होता है? सॉरी, विषाणु से होता है दोस्तों। तो एड्स जो है, देखिएगा, ये प्रतिरक्षा प्रणाली जो है वो डब्ल्यूबीसी को क्या करता है? उसको प्रभावित करता है, मतलब उस पर इफेक्ट करता है। एड्स किसको इफेक्ट करता है? डब्ल्यूबीसी क्या है हमारा? तो डब्ल्यूबीसी जो वाइट ब्लड सेल है, ये हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या कराता है? बनाता है। और यही हमारे शरीर को क्या है? मजबूती देता है। और यही नहीं रहेगा, समझिए, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो अंदर का जो लड़ने वाला जो है डब्ल्यूबीसी नहीं रहेगा तो क्या होगा? कोई भी बीमारी अगर हमको लगेगा तो ठीक होगा? कभी ज़िंदगी में नहीं ठीक होगा। अब उसी की वजह से आदमी मर जाता है। तो एड्स से आदमी नहीं मरता है। एड्स तो एक है कि मान के चलिए आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम कर देता है। और आप कोई बीमारी आपको पकड़ेगा ना तो आपको ठीक ही नहीं होगा। बुखार भी हो जाएगा तो आपको ठीक ही नहीं होगा। तो समझिए कि बुखार से भी आप क्या हो सकते हैं? मर सकते हैं, क्योंकि वो ठीक हो नहीं होगा। उसको ठीक करने वाला जो है वही उसको क्या करता है? ये इफेक्ट कर देता है। एड्स में क्या होता है? डब्ल्यूबीसी को क्या करता है? इफेक्ट कर देता है एड्स में। तो ये जो है ना विषाणु, HIV विषाणु के कारण होता है, आप लोगों को पता होगा। HIV का क्या हो गया फुल फॉर्म? ह्यूमन एफिशिएंसी, एक सेकेंड, ह्यूमन एफिशिएंसी इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ठीक ना। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है HIV का फुल फॉर्म, ठीक ना। और ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को नष्ट करने का काम करता है। दोस्तों आगे देखिएगा, जो ये डेंगू होता है, डेंगू में आप लोगों ने सुना होगा। इसमें क्या होता है? तो डेंगू में आँखों में, पेशियों में, सिर तथा जोड़ों में पूरा दर्द हो जाता है। माथा में क्या होता है? डेंगू ज्वर में। इसको हम लोग हड्डी तोड़ बुखार बोलते हैं। हड्डी तोड़ बुखार किसको बोलते हैं? डेंगू ज्वर को। किसे बोलते हैं? डेंगू ज्वर को बोलते हैं। देखिएगा, संपूर्ण शरीर, खासकर सिर, आँख एवं जोड़ में ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। संपूर्ण शरीर में, खास करके आँख और जोड़ों में। तो ये किस वायरस से होता है दोस्तों? ये भी जो है अरबो वायरस से होता है। इसमें प्लेटलेट्स आप लोग का क्या होता है? पूरा घट के कम हो जाता है, ठीक ना। तो ध्यान में रखिएगा, ये जो है अरबो वायरस से होता है डेंगू ज्वर। डेंगू ज्वर किससे होता है दोस्तों? अरबो वायरस से होता है। किससे होता है? अरबो वायरस से होता है। वहीं एड्स जो देखे थे हम लोग, एड्स किससे हो रहा था? तो HIV से हो रहा था। ये दोनों किससे? वायरस है। दोनों को दोनों क्या है? वायरस है, वायरस से हो रहा था। और देखिएगा आगे हम लोग देखते हैं पोलियो। दोस्तों पोलियो का आप लोगों ने सुना होगा। पोलियो किससे होता है दोस्तों? पोलियो भी वायरस से ही होता है। और ये पोलियो वायरस से होता है, ठीक है ना। और इसमें गला, रीढ़, नाड़ी संस्थान, ये सब पे इफेक्ट करता है पोलियो। ज्वर मतलब बुखार हो जाएगा, बदन में दर्द रहेगा पूरा, रीढ़ की हड्डी, आंत की कोशिकाएं नष्ट हो जाती है। ये सब जो कोशिकाएं होती है, आंतों की कोशिकाएं, ये क्या होती है? नष्ट होने लग जाती है पोलियो में, है ना। तो पोलियो बड़ी खतरनाक बीमारी होता है, ठीक ना। ध्यान में रखिएगा इसमें। और ये किससे होता है पोलियो? तो ये वायरस से होता है। पोलियो किससे होता है? वायरस से होता है, ठीक ना। ध्यान में रखिएगा। टिटनस किससे होता था दोस्तों? बैक्टीरिया से होता था। चलिए आगे देखते हैं इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा जो है वो पूरा संपूर्ण शरीर में ही होता है। और ये इन्फ्लुएंजा जो है वो मिक्सो वायरस के कारण होता है। किससे होता है दोस्तों? इन्फ्लुएंजा किस वायरस के कारण होता है? मिक्सो वायरस के। सबसे पहली बात, इन्फ्लुएंजा होता किससे है? तो वायरस से होता है। कौन सा वायरस? तो मिक्सो वायरस से। इसमें क्या होता है इन्फ्लुएंजा में? तो गलशोथ, गल गाल गल गाल जो होता है आप लोगों का, वो सूख शोथ मतलब क्या होता है? शोध हो जाता है, मतलब कि फूल जाता है। झींक हो गया और बेचैनी, ये सब आता है इसमें इन्फ्लुएंजा में, है ना। तो ये जो है पूरे संपूर्ण में देखने को मिल सकता है। और मिक्सो वायरस के कारण होता है। ये किससे होता है दोस्तों? मिक्सो वायरस के कारण होता है। चेचक देखा जाए, चेचक जो है ये भी पूरा संपूर्ण शरीर में ही देखने को मिलता है, चेचक, ठीक ना। चेचक अगर देखा जाए ना, तो चेचक और छोटी माता ये दोनों एक दूसरे से रिलेट है। क्या है? एक दूसरे से रिलेट है। और चेचक बोलेगा तो बोलिएगा वेरियोला वायरस, वहीं छोटी माता बोलेगा तो बोलिएगा वेरिसेला वायरस। तो वेरिओला जो हो गया वो बड़ा वाला हो जाएगा, चेचक जो बड़ी माता बोलते हैं उसको, और जो छोटी माता बोलते हैं उसको वेरिसेला वायरस, ठीक ना। वेरिओला वेरिसेला को एक साथ याद रखिएगा। जो है चेचक हो गया वो वेरिओला, और छोटी माता हो गया वो वेरिसेला वायरस, ठीक है। दोनों को दोनों वायरस से ही होता है, पूरे शरीर में देखने को मिलता है। शरीर पे क्या होता है? चित्ती चित्ती लाल लाल दाने निकल जाते हैं और तेज बुखार आ जाता है। यही इसकी क्या है? लक्षण है। अब आगे हम लोग गलशोथ के बारे में देखते हैं। गलशोथ हम लोग देखे थे कि गलशोथ यहाँ पे हो जा रहा था इन्फ्लुएंजा से। इन्फ्लुएंजा अगर हो रहा था आपको बीमारी, तो गलशोथ भी हो जा रहा था। लेकिन ये गलशोथ क्यों होता है, इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। तो ये पैराथायराइड ग्रंथि पे हार्मोन क्या इफेक्ट करता है? पैराथायराइड जो ग्रंथि है उस पर क्या करता है? ये इफेक्ट करता है। तो एगो थायराइड ग्रंथि होता है, हम लोग को पता होगा, गर्दन में। और एगो पैराथायराइड ग्रंथि होता है उसके जस्ट पीछे।
तो गलसोत जो होता है वो पैराथायराइड ग्रंथि पे इफेक्ट करता है, ठीक ना, पैराथायराइड ग्रंथि पे गलसोत इफेक्ट करता है। और ज्वर के साथ मुंह खोलने की कठिनाई हो जाएगी आपको, ठीक ना, बुखार रहेगा और मुंह खोलने पे क्या होगा, कठिनाई होगी। तो ये हमारा हो जाता है गलसोत जिसको बोलते हैं। तो देखिएगा खसरा दोस्तों क्या होता है, खसरा, तो संपूर्ण शरीर में ये खसरा देखने को मिलता है और ये जो है वो मोरबीली वायरस के कारण होता है। खसरा जो है वो मोरबीली वायरस के कारण होता है। तो आप खांसीएगा तो मोरबीली वायरस ऐसे याद रखिएगा, खांसी नहीं है वो, खांसी नहीं है, खसरा दूसरा हो गया। ये शरीर पर लाल लाल दाना हो जाता है। खसरा में क्या होता है दोस्तों, शरीर पर लाल लाल दाना हो जाता है। तो खसरा से याद रखिएगा मोरबीली वायरस, मोरबीली वायरस जो है खसरा जो होता है इसे, और संपूर्ण शरीर में देखने को मिलता है, शरीर पे लाल लाल दाना हो जाता है। खसरा में क्या होता है, लाल लाल दाना होता है। किस वायरस के कारण होता है, तो मोरबीली वायरस के कारण होता है, याद रखिएगा। ट्रेकोमा देखिएगा जो आँख में देखने को मिलता है, ट्रेकोमा में आँख लाल हो जाता है, आँख में दर्द हो जाता है ट्रेकोमा में। हेपेटाइटिस और पीलिया जिसको बोलते हैं तो पता ही होगा, यकृत में होता है और पेशाब पीला होने लगता है, आँख और त्वचा पीला हो जाता है, जिसको जॉन्डिस बोलते हैं इंग्लिश में, है ना। रेबीज के नाम आप लोगों ने तो बहुत सुना होगा। रेबीज जो होता है ये तंत्रिका तंत्र पे इफेक्ट करता है रेब्डो वायरस से। किससे होता है दोस्तों, रेब्डो वायरस से। ये रोगी पागल हो जाता है और जीभ बाहर निकालने लगता है, ठीक ना, ध्यान में रखिएगा। मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस जो है वो मस्तिष्क में होता है। मेनिंजाइटिस किस में होता है दोस्तों, मस्तिष्क में होता है और इसमें बहुत ज़्यादा बुखार आ जाता है। क्या आता है, बहुत ज़्यादा बुखार आ जाता है मेनिंजाइटिस में। मेनिंजाइटिस में बहुत ज़्यादा क्या आता है, बुखार आ जाता है। हर्पीस देखिएगा दोस्तों, हर्पीस जो है ये त्वचा में होता है। हर्पीस किस में होता है दोस्तों, त्वचा में होता है और ये हर्पीस वायरस के कारण होता है, त्वचा में सूजन हो जाता है। तो हर्पीस जो होता है वो त्वचा में होता है, हर्पीस, और ये हर्पीस वायरस के कारण ही होता है, त्वचा में सूजन हो जाता है। मेनिंजाइटिस जो होता है ये क्या होता है, मस्तिष्क में होता है। मेनिंजाइटिस कहाँ होता है दोस्तों, मेनिंजाइटिस ना, आपको एंजाइटी हो गया हमको तो दिमाग से ना होता है, तो मेनिंजाइटिस इसे याद रख लीजिएगा, मस्तिष्क में ही होगा और ये तेज़ बुखार हो जाता है। रेबीज तो रेब्डो वायरस देख ही लिए थे, और हम लोग खसरा क्या कौन सा वायरस देखे थे, तो मोरबीली वायरस देखे थे। कोविड-19 बहुत फेमस हुआ था ये, तो गला और फेफड़ा में ये इफेक्ट करता है। और सार्स कोव 2 इसको क्या है, सार्स कोव 2 ये वायरस है कोविड-19 का, सार्स कोव 2 याद रखिएगा, सार्स कोव 2 हमारा हो गया। बुखार होगा, खांसी, स्वाद गंध पता न लगना, गले में खराश, सिर दर्द, दस्त, सीने में दर्द, खुजली और दर्द, त्वचा पर चकत्ते आना, सांस लेने में दिक्कत, बोल ना पाना, भी हिल डुल ना पाना। ये देखिए कितना खतरनाक है ये कोविड-19 जो हाल ही फिलहाल में बहुत महामारी फैलाया था। यहाँ पे हम लोग एड्स का फुल फॉर्म भी थोड़ा देख लेते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, यहाँ से क्वेश्चन आ भी सकता है कि एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, तो ये सब देख लिए। चलिए थोड़ा अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है जिसे जिसे बुखार, जिसे जीका रोग के नाम से जाना जाता है। जीका बुखार जो है ना, जीका बुखार, आप लोगों ने जीका बुखार का नाम सुना है या नहीं सुना है, तो सुन लीजिएगा। ये जो है जीका बुखार होता है, ये जीका रोग के नाम से जाना जाता है और जीका वायरस के कारण ही होता है। जो जीका बुखार होता है ये जीका वायरस से ही होता है, मतलब ये भी कैसा है, तो वायरस से होने वाला बुखार है जीका बुखार, ठीक ना। जो जीका बुखार है मुख्यतः एडिज प्रकार के मच्छर के काटने से फैलता है। कौन सा मच्छर से दोस्तों, एडिज प्रकार के मच्छर के काटने से फैलता है। एडिज मच्छर जो होते हैं उसी के काटने से जीका बुखार होता है। शारीरिक संबंध बनाने और खून चढ़ाने से भी इसके फैलने की संभावना हो जाती है। शारीरिक संबंध बनाने से और क्या करने से, तो खून वून चढ़ाते हैं, उससे इससे फैलने की संभावना ज़्यादा होती है। यह रोग जो होती है ना, गर्भवती माँ से गर्भस्थ शिशु में जा सकता है। देखिए ये जो बीमारी होती है जीका बुखार जो है ये, तो सबसे पहले ये एडिज प्रकार के मच्छर से होगा, फैलेगा, और ये शारीरिक संबंध पे और खून चढ़ाने से भी ये फैल सकता है। और यह जो रोग होता है ना, वो गर्भवती माँ से कहाँ जा सकता है, तो उसके बच्चे जो होते हैं, गर्भस्थ शिशु जो होते हैं गर्भाशय में, उसमें क्या होता है, उसके बच्चे में भी ये बुखार जा सकता है बीमारी, और शिशु के लिए शरीर के अपूर्ण विकास की वजह बन सकता है। और जब बुखार उसको हो जाएगा तो शिशु का क्या होगा, विकास रुक जाएगा, बच्चा छोटा का छोटा रह जाएगा। तो इसके अधिकांश मामले में 60 से 80% में कोई लक्षण दिखाई ही नहीं देते हैं। अगर ये जो हो जाता है तो इसका अधिकांश मामला में 60 से 80% लक्षण ही नहीं दिखाई देगा। ये मतलब 60-80% को तो लक्षण ही नहीं दिखाई देता है कि हमको ये बीमारी हुआ है, लेकिन उसके अंदर रहता है। जो बच्चा क्या होता है, बच्चा को अगर हो जाए गर्भावस्था के समय में तो बच्चा छोटा रह जाता है, उसका विकास नहीं हो पाता है। यदि कोई लक्षण दिखे तो ये लक्षण इस प्रकार के होते हैं कि बुखार रहेगा, लाल आंखें रहेगी, जोड़ों में दर्द रहेगा, सिर दर्द और लाल लाल चकत्ते देखने को मिलेगा, अगर ये लक्षण दिखाई देंगे तब, है ना। लेकिन 60 से 80% में ये लक्षण ही दिखाई नहीं देते हैं। तो इससे अच्छा है कि हम लोग पहले से ही क्या है, सतर्क रहें और इसका जो है
इसका जो है हम लोग सुइया लेके अपना वैक्सीनेशन कर ले, है ना। जीका बुखार कितना खतरनाक हो सकता है गर्भवती महिला के लिए। वैसे तो सबके लिए कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन ये गर्भवती महिला के लिए बच्चे को क्या कर सकता है, तो विकास को रोक देता है। मनुष्य में होने वाले जो देखिएगा आनुवांशिक रोग आप समझ सकते हैं, जो एक पीढ़ी दर पीढ़ी आता है ना। तो ये जो होता है वर्धानता हम कलर ब्लाइंडनेस आप लोग समझ सकते हैं। वर्धानता, इसमें आपको कलर में क्या होता है, तो आपको पहचानने में दिक्कत होता है। देखिएगा इसमें रोगी को क्या होता है ना कि लाल और हरा रंग पहचानने में क्षमता नहीं होती है। वो लाल हरा रंग को पहचान ही नहीं पाता है। कौन कौन सा रंग को, लाल और हरा रंग को, ठीक है ना। और इसमें लाल रंग हरा दिखाई देने लगता है। बताइए कितना खतरनाक है कि आपको लाल दिखाई दे रहा है तो समझिए वो लाल रंग नहीं है, वो कैसा रंग है, वो हरा रंग है। इस बीमारी में ऐसा होता है, ठीक ना, लाल हरा दिखाई देने लग जाता है। इस रोग से मुख्य रूप से पुरुष प्रभावित होते हैं। ज़्यादातर किसको होता है, ये पुरुषों में होता है। स्त्रियों में यह तभी होगा ना जब वो दोनों गुणसूत्र प्रभावित होंगे उसके। तो जब स्त्री में तभी होगा जब उसके दोनों गुणसूत्र प्रभावित होंगे। तो ये जो है वर्धानता जो है, कलर ब्लाइंडनेस, ये जो है कैसा रोग है, तो ये रोग जो है हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी फैलने वाले ये कैसा रोग है, तो आनुवांशिक रोग है। क्या है, आनुवांशिक रोग है। और ये जो है ज़्यादातर मेल में देखने को मिलता है। फीमेल में कब देखने को मिलेगा, जब उसके फीमेल के दोनों गुण जो होते हैं एक्स और एक्स, ये दोनों प्रभावित होंगे, तब जाके उनमें ये देखने को मिलेगा। बाकी ज़्यादातर किस में देखने को मिलता है, वर्धानता पुरुषों में देखने को मिलता है। और इस रोग की वाहक खुद स्त्रियाँ होती हैं। वाहक ही ना होगी, जाहिर सी बात है, पीढ़ी दर पीढ़ी जो आ रही है तो वाहक महिला की तरफ से यह होता है। कहाँ से होता है, महिला की तरफ से ये देखने को मिलता है, ठीक ना। मेल की तरफ से ये वाहक नहीं होता है। तो ये वाहक करने वाली महिला होती है, लेकिन महिलाओं में ये कम होता है। किस में ज़्यादा होता है, तो पुरुषों में ये वर्धानता देखने को ज़्यादा मिलता है, याद रखिएगा। हीमोफीलिया आप लोग पता होगा, इसमें क्या होता है, खून बनता ही नहीं है। देखिएगा कि इस रोग में व्यक्ति के चोट लगने पर आधा घंटा 24 घंटे सॉरी गलत बता दिए, इसमें हीमोफीलिया में थक्का नहीं जमता है। क्या होता है, थक्का नहीं जमता है। देखिएगा इस रोग में व्यक्ति के चोट लग जाएगा ना, चोट लगने के आधा घंटा से लेकर 24 घंटे के सामान्य 24 घंटे तक रक्त का थक्का नहीं बनता है। लेकिन नॉर्मल जो है 2 से 5 मिनट तक बन जाना चाहिए। कि कोई भी चोट लग जाए, कट जाए, फट जाए, तो 2 से 5 मिनट के बीच में आपको क्या बन जाना चाहिए था, तो आपको जो है वहाँ पे रक्त का थक्का बन जाना चाहिए था, जिससे आपका रक्त बाहर ना निकल पाए। लेकिन इस जो बीमारी में होता है हीमोफीलिया में, क्या हो जाता है कि रक्त का थक्का ही नहीं बनेगा। वो मतलब कि आधा घंटा से लेकर 24 घंटा तक इसमें रक्त का थक्का नहीं बनेगा। बहुत लंबा समय लगेगा, तब तक कितना ब्लड शरीर से निकल जाएगा, आप समझ सकते हैं ना। तो इसीलिए ये बीमारी छोटा मोटा नहीं है, ये भी बीमारी बहुत बड़ा बीमारी होता है, ठीक ना। यह मुख्यतः पुरुषों में ही होता है। देखिए ये भी पुरुषों में ही ज़्यादातर देखने को मिलता है हीमोफीलिया। ये भी हीमोफीलिया कैसा बीमारी है, तो ये भी जो है वो आनुवांशिक रोग ही है। आनुवांशिक मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे माता पिता से या फिर दादा से आता है। स्त्रियों में जो यह रोग तभी होगा जब उसके भी दोनों गुण प्रभावित होंगे। तो जब तक स्त्री में दोनों गुण प्रभावित नहीं होंगे तब तक उनमें ये रोग देखने को नहीं मिलता है। जैसे कौन सा और भी देख लिए थे, वर्धानता भी और हीमोफीलिया भी। और आगे हम लोग यहाँ पे देख रहे थे, इस रोग के वाहक स्त्रियाँ होती हैं। यहाँ भी स्त्रियाँ ही वाहक होती हैं। हेल्डेन का मानना है, हेल्डेन वैज्ञानिक हैं शायद, और इनका मानना है कि यह रोग जो है वो ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया से प्रारंभ हुआ था। देखिए ये जो है, जो हीमोफीलिया नामक बीमारी है, ये ब्रिटेन की एक महारानी थी विक्टोरिया। आप लोगों ने सुना होगा विक्टोरिया का नाम, है ना। विक्टोरिया बहुत फेमस रह चुकी थी ये महारानी। तो विक्टोरिया मेमोरियल आप लोगों ने ऐसा करके सुना होगा। तो यही विक्टोरिया थी जिनको क्या हुआ था, सबसे पहले ये हीमोफीलिया की बीमारी हुई थी। कहाँ की थी ये, ब्रिटेन की महारानी हुआ करती थी। और ये बताया किसने था, ये हेल्डेन का मानना था, हेल्डेन वैज्ञानिक का मानना था। ऐसा हीमोफीलिया नामक सबसे पहले किसे हुआ था, विक्टोरिया को हुआ था, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं टर्नर सिंड्रोम। दोस्तों क्या होता है टर्नर सिंड्रोम, बहुत मस्त। देखिए टर्नर सिंड्रोम जो यह रोग स्त्रियों में होता है। कहाँ होता है रोग, तो यह रोग जो होता है वो स्त्रियों में होता है। और इस रोग से ग्रसित स्त्रियों में होता गुणसूत्रों की संख्या 45 हो जाती है। कितना हो जाती है दोस्तों, 45 हो जाती है। देखिए गुणसूत्र में बदलाव हो गया और 44A प्लस XO, ये एक्स्ट्रा O जो आ गया इसमें, तो ये क्या हो गया, तो वैसे तो होना चाहिए था 46 गुणसूत्र 46 होते हैं, लेकिन इसमें कम हो जाता है, एक क्या होता है, कम हो जाता है। उसकी जगह पे एक ओ जो हो जाता है, एक्स के साथ ओ आ जाता है। और यही जो होता है उसमें स्त्रियों में टर्नर सिंड्रोम का कारण बन जाता है। और टर्नर सिंड्रोम में होता क्या है स्त्रियों में, देखिएगा तो इसमें शरीर जो होता है ना अल्प विकसित हो जाता है। अल्प विकसित मतलब शरीर जो होता है महिलाओं का विकसित ही नहीं होगा, है ना। सिकुड़ा रहेगा, कद उसका छोटा ही रह जाएगा, कद छोटा रह जाएगा। वक्ष जो होता है, वक्ष मतलब हमारा हो गया सीना, ये चपटा रह जाता है ना।
जननांग प्रायः अविकसित हो जाते हैं। जनन वाले जो अंग होते हैं, जन्म देने वाले अंग, वो सब अविकसित हो जाते हैं, मतलब वो विकास नहीं कर पाते हैं, जिससे वह बाँझ कहलाने लग जाती है। तो टर्नर सिंड्रोम का मतलब ये हो गया क्या कि वो जो है महिला में होता है और ये बाँझ हो जाती है महिला, ठीक ना, क्योंकि उसके शरीर विकसित ही नहीं हो पाता है। क्यों? मात्र एक गुणसूत्र की कमी के कारण, वही गुणसूत्र कमी हो जाता है और वहाँ पे कौन सा एक ओ आ जाता है, ठीक ना। तो ध्यान में रखिएगा, उसमें टर्नर सिंड्रोम में कितना गुणसूत्र हो जाते हैं? 45 हो जाते हैं। कितना? 45। वैसे तो 46 23 जोड़ा होना चाहिए, 46 गुणसूत्र सभी में, लेकिन इनमें क्या हो जाता है कि वो 45 जोड़ा ही हो पाता है। एगो क्या होता है? कम हो जाता है टर्नर सिंड्रोम में। इसके अपोजिट एक और हो जाता है, उसमें क्या होता है? उसमें ज़्यादा हो जाता है। उसमें एगो क्या हो जाता है? एगो ज़्यादा ही हो जाता है, ना कम होना चाहिए ना ज़्यादा होना चाहिए। वैसे 46 को रहना चाहिए ना, एगो कम हो जाएगा तो उसको टर्नर सिंड्रोम बोलेंगे, उसमें बांझ हो जाएंगी महिलाएं। वो अब दूसरे देखिए, क्लीनफेल्टर सिंड्रोम जो होती है, यह रोग पुरुषों में होता है। अच्छा, सॉरी, ये जो होता है क्लीनफेल्टर सिंड्रोम, ये तो हम लोग महिलाओं में देख रहे थे टर्नर सिंड्रोम, और ये जो क्लीनफेल्टर सिंड्रोम है ये पुरुषों में होता है। देखिए, इस पुरुषों में क्या होता है? बढ़ जाता है गुणसूत्र। ये रोग पुरुषों में होता है और इस रोग से ग्रसित पुरुषों में गुणसूत्र की संख्या 47 हो जाती है, मतलब 46 तो टोटल रहना ही चाहिए, ये बढ़ जाता है, एगो कितना हो जाता है? तो 47 हो जाता है। तो ये जो है ना 47, जो क्लीनफेल्टर सिंड्रोम है, ये पुरुषों में होता है, 47 हो जाता है गुणसूत्र, एगो बढ़ जाता है। तो टर्नर सिंड्रोम में वो 45 हो जा रहा था, वो घट जा रहा था, जिससे वो बांझ हो जा रही थी, और पुरुषों में एगो बढ़ जा रहा था, बढ़ जाए तभी दिखते हैं। तो इसमें पुरुषों का वृषण जो होता है, वृषण जो टेस्टिस बोलते हैं, वृषण क्या हो जाता है? अल्प विकसित हो जाता है। अल्प विकसित मतलब वो विकास नहीं कर पाता है, छोटा रह जाता है, एवं स्तन जो होता है स्त्रियों के जैसा वो विकसित हो जाता है। और जैसे में जो छाती होता है, स्तन होता है, वो क्या हो जाता है? तो ये स्त्रियों के समान ये क्या हो जाता है? तो विकसित हो जाता है क्लीनफेल्टर सिंड्रोम में, महिलाओं के जैसा। तो बताइए, पुरुषों में अगर स्त्रियों के जैसा क्या हो जाए, स्तन अगर विकसित हो जाए तो कितना अजीब लगेगा, है ना। तो ये भी एक बीमारी हो जाता है, समझ में आ रहा है ना। ये 47 उसमें क्या हो जाता है? गुणसूत्र, एक ज़्यादा गुणसूत्र उसमें हो जाते हैं, और इस रोग में क्या होता है? तो पुरुष नपुंसक हो जाता है, वो बच्चा पैदा नहीं कर पाएगा, है ना, वो नपुंसक हो जाता है। तो ये बीमारी भी हम लोग याद रखते हैं, क्लीनफेल्टर सिंड्रोम बोलते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, डाउन सिंड्रोम क्या होता है? डाउन सिंड्रोम, तो इस रोग से ग्रसित रोगी मंद बुद्धि, आंखें टेढ़ी, जीभ मोटी तथा अनियमित शारीरिक ढांचा होता है। कैसा होता है? वृद्ध मंद बुद्धि रहेगा डाउन सिंड्रोम में। डाउन सिंड्रोम जो होता है, ये रोगी जो इसमें क्या हो जाएगा? आपका मंद बुद्धि हो जाएगा, आंखें टेढ़ी हो जाएगा, जीभ मोटी हो जाएगा। जीभ क्या हो जाएगा? जीभ आपका मोटी हो जाएगा, और अनियमित शारीरिक ढांचा हो जाएगा, शरीर का ढांचा अजीब टाइप का हो जाएगा, ठीक ना। उसी को बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम के एक साथ एक और लिख रहा है कि इसे मंगोलिज में भी कहते हैं, मंगोलिज में भी कहते हैं इसको, डाउन सिंड्रोम को। और क्या क्या नाम से बोल सकते हैं? तो मंगोलिज्म के नाम से बोल सकते हैं डाउन सिंड्रोम को। उसी के अपोजिट एक पटाऊ सिंड्रोम भी है। इस रोगी को ऊपर का ओठ बीच बीच से कट जाता है, पटाऊ में फट जाता है, ओठ क्या होता है? फट जाता है, और तालू में दरार हो जाता है, तालू में उसके क्या होगा? दरार हो जाएगा, क्लेफ्ट प्लेट मतलब तालू में दरार। तो इस रोगी में ऊपर का ओठ फट जाता है पटाऊ सिंड्रोम में। डाउन सिंड्रोम में क्या होता था? मंदबुद्धि हो जाता था, शरीर का ढांचा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता था, जीभ मोटा, आंखें टेढ़ी। डाउन सिंड्रोम में शरीर डाउन हो जाएगा तो टेढ़ा हो जाएगा शरीर उसका, और जब शरीर टेढ़ा हो जाएगा तो आंखें टेढ़ी, जीभ मोटी, ये सब देखने को डाउन सिंड्रोम। पटाऊ में फट जा रहा था, पटाऊ में। तो ये हम बस आपको हम इस रोग में रोगी जो होती है मंदबुद्धि, नेत्र रोग आदि से प्रभावित हो जाता है। इसमें नेत्र रोग भी हो सकता है, मंदबुद्धि भी हो सकता है पटाऊ सिंड्रोम में। पटाऊ सिंड्रोम में क्या होता था? ओठ जो होता है, जीभ जो ओठ बीच में से फट जाता था और तालू के दरार पड़ जाता था, ये पटाऊ सिंड्रोम में। वहीं डाउन सिंड्रोम में क्या होता था? तो आंखें टेढ़ी, जीभ मोटी, और वो अनियमित शरीर का ढांचा हो जाता था, मंदबुद्धि हो जाता था। दोनों में मंदबुद्धि हो रहा है, मंदबुद्धि दोनों में हो रहा है ना। तो ध्यान में रखिएगा, मंदबुद्धि इसमें भी है, मंदबुद्धि इसमें भी है, डाउन सिंड्रोम कहिए या फिर पटाऊ सिंड्रोम कहिए। अब थोड़ा आगे देखते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। देखिएगा, ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है नाइट्रेट संदूषण के कारण होता है। किसके कारण होता है दोस्तों? नाइट्रेट संदूषण के कारण होता है ना। याद रखिएगा, ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होता है वो नाइट्रेट संदूषण के कारण होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम। चलिए आगे देखते हैं। तो हम लोग ब्लू बेबी सिंड्रोम देख लिए, नाइट्रेट संदूषण के कारण होता है। कुछ अन्य रोग भी पढ़ लेते हैं। देखिएगा, जो पक्षाघात या फिर लकवा है, क्या है? पक्षाघात या फिर लकवा है। जो दोस्तों हम लोग जो ये देख रहे थे,
जितना भी ये जो है क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, ये सारा का सारा जो है वो आनुवांशिक रोग है, ठीक ना। कैसा रोग है दोस्तों? आनुवांशिक रोग है। हम लोग कौन कौन से देख लिए थे? वर्धानता, हीमोफीलिया, टर्नर सिंड्रोम, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम और पटाउ सिंड्रोम। तो जिनमें सिंड्रोम लगा हुआ है सारा का सारा किसमें है? तो आनुवांशिक रोग होता है, सिंड्रोम लगा रहता है जिसमें, ठीक ना। और इसमें साथ एक और लिखा है ब्लू बेबी सिंड्रोम, ये भी नाइट्रेट संदूषण के कारण होता है। ये भी क्या है? तो ये भी आनुवांशिक रोग होता है, साथ साथ में वर्धानता और हीमोफीलिया। और जितना भी सिंड्रोम लगा रहेगा वो सारा का सारा क्या हो जाएगा? तो हमारा आनुवांशिक रोग हो जाएगा। चलिए कुछ अन्य रोग में हम लोग देखते हैं, जिसको बोलते हैं पैरालाइसिस। क्या बोलते हैं दोस्तों? पैरालाइसिस, पक्षाघात। तो इस रोग में कुछ ही मिनटों में शरीर के आधे भाग को लकवा मार जाता है, पैरालाइसिस हो जाता है ना शरीर के आधे भाग में। जहाँ पक्षाघात होता है वहाँ तक तंत्रिका निष्क्रिय हो जाती है। जहाँ पे वो एक पैरालाइसिस लगेगा, जिस हाथ पैर जहाँ भी लगेगा वहाँ के जो तंत्रिका क्या हो जाती है? निष्क्रिय, मतलब कम अथी हो जाती है, बिना काम ही नहीं कर पाएगा। निष्क्रिय मतलब बिना क्रिया का काम, बिना क्रिया कर पाएगा, ना ही क्रिया कर पाएगा, मतलब तंत्रिका तंत्र जो होता है वो एकदम निष्क्रिय हो जाएगा। इसका कारण अधिक रक्तदाब के कारण मस्तिष्क की कोई धमनी का फट जाना हो जाता है। अधिक ब्लड प्रेशर रहेगा ना तो आपका मस्तिष्क का जो है क्या हो जाएगा? धमनी, वो मस्तिष्क का धमनी फट जाएगा, जिसकी वजह से आपका जो मस्तिष्क से आपका शरीर का कंट्रोल खत्म हो जाएगा, है ना। और मस्तिष्क को अपर्याप्त रक्त की आपूर्ति हो जाती है, और इससे क्या हो जाता है? मस्तिष्क को आपको रक्त ही नहीं मिल पाएगा, और जिससे से वो क्या करता था? तो सबको कंट्रोल करता था, हाथ पैरों को, वही क्या हो जाता है? कंट्रोल से बाहर हो जाता है। तो इससे क्या हो जाएगा? आपका शरीर में हाथ पैर काम ही नहीं करेगा, तंत्रिका तंत्र जो आपका क्या हो गया? तो इससे कमज़ोर पड़ गया, है ना। तो ये हमारा पैरालिसिस हो गया। देखिए और एलर्जी थोड़ा देखते हैं। तो कुछ वस्तु जैसे धूल, धुआं, रसायन, कपड़ा, सर्दी किन्हीं विशेष व्यक्तियों के लिए हानिकारक हो जाते हैं और उनके शरीर में विपरीत क्रिया होने लगती है, जिससे अनेक बीमारियां हो जाती है। खुजली, फोड़ा फुंसी, शरीर में सूजन आ जाना, काला दाग, एक्जिमा आदि, ये सब एलर्जी के उदाहरण है। किसके उदाहरण है दोस्तों? एलर्जी के उदाहरण है। तो ये तो नॉर्मल सी बात है। सीजोनोफीलिया थोड़ा देख लेते हैं। सीजो सिजोफ्रेनिया जो प्रायः युवा वर्ग में होता है, मानसिक रोग है। कैसा रोग है? सिजोफ्रेनिया। तो ये दिमाग का रोग है, मानसिक रोग है, और ये युवा वर्ग में देखने को ज़्यादातर मिलता है। ऐसे रोगी क्या करने लगता है ना, पूरा कल्पना करने लगेगा और कल्पना को ही सत्य समझने लगेगा। वास्तविकता को दूर दूर तक उसको कोई लेना देना नहीं रहेगा। वो कल्पना जो करेगा वही बोलेगा कि यही सत्य है। इसको सिजोफ्रेनिया बोलते हैं। ऐसे रोगी जो होता है बहुत आलसी, अलगावहीन, माने आवेशहीन, सबसे दूर रहना, आलसी होगा। विद्युत आक्षेप चिकित्सा इसमें काफ़ी सहायक होती है। इसमें चिकित्सा क्या होती है? काफ़ी सहायक होती है। ये जो है वो सिजोफ्रेनिया है। क्या है ये? सिजोफ्रेनिया होता है, ठीक ना। ध्यान में रखिएगा, ये युवा वर्गों में ज़्यादातर देखने को मिलता है और वे कल्पना को ही सत्य समझने लगता है, सिजोफ्रेनिया। मिर्गी जो देखते हैं दोस्तों, इपिलेप्सी, क्या लिखा हुआ है? इपिलेप्सी। इसे अपस्मार रोग भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अपस्मार रोग, मिर्गी मतलब एकदम अपस्मार क्या होता है? ये आपको झटका लगता है ना। और यह मस्तिष्क के आंतरिक रोगों के कारण होता है। इस रोग में जब दौरा पड़ता है तो मुंह से झाग निकलने लगता है और मल पेशाब भी निकल जाता है। तो ये जो होता है मिर्गी बहुत खतरनाक होता है ना। इसको अपस्मार रोग भी कह देते हैं। डिप्लोपिया जो होता है यह रोग आँख की मांसपेशियों के पक्षाघात, पैरालिसिस के कारण होता है। आँखों के जो मांसपेशी होते हैं अगर उसमें आपका पैरालिसिस हो जाता है तो क्या होता है? वो डिप्लोपिया कहलाने लगता है। क्या कहलाने लगता है? डिप्लोपिया। तो आँखों की पैरालिसिस को हम लोग बोलते हैं डिप्लोपिया। क्या बोलते हैं दोस्तों? डिप्लोपिया बोलते हैं, डिप्लोपिया बोलते हैं, डिप्लोपिया बोलते हैं। आँखों के मांसपेशियों में पैरालिसिस होने को, पक्षाघात होने को डिप्लोपिया बोलते हैं। कैंसर देखिएगा, मनुष्य के शरीर किसी भी अंग में, त्वचा से लेकर अस्थि तक, हड्डी तक, यदि कोशिका वृद्धि अनियंत्रित हो जाए, माने वृद्धि होने लगा पूरा कोशिका और नियंत्रण ही नहीं हो पा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, तो इसके परिणाम स्वरूप कोशिकाओं में अनियमित गुच्छा बन जाता है। गुच्छा मतलब गांठ बन जाता है, और यही जो होता है ना, अनियमित कोशिका का गुच्छा बन जाना ही कैंसर कहलाता है। कैंसर को स्थापित होने में जो समय लगता है धीरे धीरे, उसे लेटेंट पीरियड कहते हैं। धीरे धीरे जो उसमें समय लगता है कैंसर को स्थापित होने में, तो उसी को बोलते हैं लेटेंट पीरियड। तो कीमोथेरेपी कैंसर रोग से उपचार के लिए दी जाती है। कीमोथेरेपी जो आप लोगों ने सुना होगा, कैंसर के रोगियों को कीमोथेरेपी दिया जाता है। तो कैंसर रोग के उपचार के लिए कीमोथेरेपी दिया जाता है। उत्कृष्ट गैस रडार कैंसर के इलाज में प्रयुक्त किया जाता है। इसमें गैस का उपयोग किया जाता है। इसमें इसके इलाज में कौन सा गैस? तो रेडॉन गैस का
इलाज में क्या किया जाता है, उसका उपयोग किया जाता है रेडॉन गैस का। याद रखिएगा, कीमोथेरेपी किया जाता है, साथ में रेडॉन गैस का उपयोग किया जाता है ना। और ये जो है जब तक वो कैंसर से स्थापित होता है तब तक जो उसे क्या कहते हैं, तो लेटेंट पीरियड कहते हैं। उसका जो है शरीर अब क्या हो रहा है, कई चरणों में होता है ना, सुना होगा फर्स्ट स्टेज सेकेंड स्टेज में चल रहा है, तो ये जो होता है वही लेटेंट पीरियड कहलाता है, जो जब तक रहे तो फोर्थ स्टेज तक हम सुने रहते हैं। तो कैंसर के स्थापित होने में जितना भी समय लगे वो वही हमारा लेटेंट पीरियड्स कहलाता है, याद रखिएगा। कीमोथेरेपी देखिएगा, शब्द का जो वर्ष 2013 में पाउल एहरलिच ने दिया था। कीमोथेरेपी शब्द किसने दिया था, पाउल एहरलिच ने दिया था, जिन्हें आधुनिक रसो चिकित्सा मतलब कि रसायन चिकित्सा का पिता कहा जाता है। आधुनिक रसो चिकित्सा का पिता किसे कहा जाता है, पाउल एहरलिच को कहा जाता है। पाउल एहरलिच को इसी ने कीमोथेरेपी शब्द दिया था 2013 में। बीमारी के उपचार के रसायन का उपयोग कीमोथेरेपी कहलाता है। यही जो होता है बीमारी, इसी के उपचार में जो रसायन का उपयोग कर किया जाता है कीमोथेरेपी, वही कहलाता है ना। रेडॉन गैस का उपयोग किया जाता है कैंसर के लिए, याद रख लीजिएगा। कीमोथेरेपी तो सबको याद रहेगा, रेडॉन गैस को याद रखिएगा। रेडॉन गैस जो है, रेडॉन गैस किस लिए, तो कैंसर के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है। और कीमोथेरेपी शब्द किसने दिया था, पाउल एहरलिच ने। पाउल एहरलिच कौन थे, तो ये आधुनिक रसायन चिकित्सा के पिता हैं। कौन है, आधुनिक जो है रसायन चिकित्सा, इसके पिता हैं पाउल एहरलिच। इन्होंने 2013 में दिया था कीमोथेरेपी शब्द का। आगे देखते हैं, कैंसर मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, कार्सिनोमास, सार्कोमास, ल्यूकीमियास, लिम्फोमास। तो इसकी जो उत्पत्ति उपकला ऊतकों से होती है। कार्सिनोमास की उत्पत्ति किससे होती है दोस्तों, उपकला ऊतक से होती है कार्सिनोमास की उत्पत्ति, है ना। सार्कोमास जो है या कैंसर संयोजी ऊतक, अस्थि या फिर उपास्थि में पेशियों में देखने को मिलता है। तो हड्डियों में ऊतकों में कैंसर संयोजी ऊतक जो होते हैं, अस्थि मतलब हड्डी, उपास्थि मतलब कार्टिलेज, और पेशियों में ये देखने को मिलता है सार्कोमास। ल्यूकीमियास जो है, ल्यूकीमियास यह ल्यूकोमाइट्स में असामान्य वृद्धि के कारण होता है। तो ल्यूकोमाइट्स में यह वृद्धि हो जाने के कारण ये देखने को मिलता है। ल्यूकोमाइट्स जो होता है आरबीसी डब्ल्यूबीसी, उसमें असामान्य वृद्धि के कारण यह क्या देखने को मिल जाता है, ल्यूकोमिनास, ठीक ना। आगे एक होता है लिम्फोमास। यह कैंसर लसिका गांठों एवं प्लीहा में होता है। यह कैंसर जो होता है लसिका गांठों एवं प्लीहा में देखने को मिलता है, लिम्फोमास। लिम्फोमास किस में देखने को मिलता है, कैंसर लसिका गांठों एवं प्लीहा में ये होता है ना। जो लसिका गांठें होता है और प्लीहा में ये लिम्फोमास देखने को मिलता है। लिम्फ माने हमारा हो गया ना वही लसिका और गांठ। रेडियो सक्रिय स्ट्रोंसियम 90 के कारण यह अस्थि कैंसर हो जाता है। एक होता है रेडियो सक्रिय स्ट्रोंसियम 19, इसी के कारण में अस्थि कैंसर होता है। इसके कारण में क्या होता है, तो अस्थि कैंसर होता है, याद रखिएगा। रेडियो सक्रिय स्ट्रोंसियम 19 क्या लिखा हुआ है, रेडियो सक्रिय जो होता है स्ट्रोंसियम 90 जो होता है, स्ट्रोंसियम 90 के कारण क्या होता है, तो कैंसर अस्थि कैंसर होता है। कौन सा कैंसर, मतलब हड्डी में जो कैंसर हो जाता है, हड्डी का बढ़ जाना, तो ये हमारा स्ट्रोंसियम 19 के कारण होता है। स्ट्रोंसियम 19 के कारण होता है अस्थि कैंसर, ध्यान रखिएगा, स्ट्रोंसियम 19 के कारण। आगे देखते हैं दोस्तों, जो हमारे यहाँ पे दिया हुआ है काट जो है टी सेल थेरेपी कैंसर के इलाज में एक बड़ी सफलता है। कौन सा थेरेपी दोस्तों, काट टी सेल थेरेपी। ये भी कैंसर के इलाज में बड़ी सफलता अभी नए में देखने को मिला है, काट टी सेल थेरेपी। काट टी सेल थेरेपी जो है रोगी को कोशिकाओं का उपयोग करती है। ये जो काट टी सेल थेरेपी है ना, ये रोगी की कोशिकाओं का उपयोग करती है। इसमें रोगी की कोशिकाओं का उपयोग करती है काट टी सेल थेरेपी। टी कोशिकाओं की सक्रिय करने और ट्यूमर कोशिकाओं को लक्षित करने हेतु उन्हें प्रयोगशाला में संशोधित किया जाता है। इसमें जो टी कोशिकाएं होती हैं उसके एक्टिव किया जाता है, और ट्यूमर कोशिकाओं को लक्षित करके उनको मारने के लिए उसको एक्टिव किया जाता है टी कोशिकाओं को, और यही प्रयोगशाला में बनाया जाता है, ठीक ना, संशोधित किया जाता है। तो काट टी सेल थेरेपी निर्माण किया जाता है, जो है जितना भी कैंसर वाला जो कोशिका होते हैं वो ट्यूमर को उसको मारने के लिए काट टी सेल को क्या किया जाता है, एक्टिव किया जाता है, प्रयोगशाला में बनाया जाता है, उसको इंजेक्ट कर दिया जाता है शरीर में। तो ये भी बहुत अच्छा अभी क्या हुआ है, सफलता देखने को मिल रहा है काट टी सेल थेरेपी में।